अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का बाकायदा आगाज हो रहा है और कल इस रंगारंग मेले का पहला मैच है। और इस पहले मैच से पहले आज पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों के कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें क्या कहा है इस पर बात करेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग पर बात करेंगे। लेकिन ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर आई है पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी, और खबर यह है कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच और कप्तान यानी कि ओडीआई टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान के दरमियान इस वक्त इख्तियारात को लेकर एक नई जंग का आगाज हो गया है। और इख्तियारात की ये जंग यहां पर ही नहीं बल्कि अब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी तक जा पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी? और जरा ये बता रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान इन्हीं मामलात को लेकर बाबर आजम के साथ अगले चंद रोज में चेयरमैन पीसीबी के साथ मुलाकात करने वाले हैं। और इस मुलाकात में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों, एक तो मोहम्मद रिजवान अपनी कप्तानी पर बात करेंगे, सिलेक्शन के मामलात पर बात करेंगे कि टीम को सिलेक्ट करने के हवाले से उनके पास कितने इख्तियारात हैं और वो कितने इख्तियारात चाहते हैं। अगले ही लम्हे जरा ये भी बता रहे हैं कि अगर मोहम्मद रिजवान की बात को ना माना गया तो मोहम्मद रिजवान ओडीआई टीम की कप्तानी से इस्तीफा भी दे सकते हैं। यह भी खबरें आ रही हैं। लेकिन बाबर आजम उनके साथ मौजूद होंगे, चेयरमैन पीसीबी से मिलेंगे। एक और मामला भी डिस्कस किया जाएगा। वो मामला यह है कि दोनों ही T20 फॉर्मेट से ड्रॉप होने पर एक तरह से अपना मुकदमा चेयरमैन पीसीबी के सामने रखेंगे और उनके सामने रखेंगे कि उन्हें T20 फॉर्मेट से ड्रॉप क्यों किया गया है। बाबर आजम एक मरतबा फिर टीम में यानी कि T20 फॉर्मेट में वापस आने के लिए मुतहरिक हो रहे हैं। साथ में मोहम्मद रिजवान कप्तानी चाहते हैं लेकिन इख्तियारात के साथ चाहते हैं। अभी दोनों के दरमियान यानी कि आकिब जावेद और मोहम्मद रिजवान के दरमियान जो कुछ चल रहा है ये किस तरफ जाएगा? क्या चेयरमैन पीसीबी इसका कोई हल निकाल पाएंगे या फिर दोनों ही आने वाले वक्त में अपने अपने ओहदों से फारग हो जाएंगे और कुछ नए लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी? ये कहानी किस तरफ जा रही है? और साथ में पीएसएल के मेले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अबू बकर बिन से बात करते हैं। आज की डिबेट का आगाज करेंगे। अब वकर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे ये जो एक डेवलपिंग स्टोरी है मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और साथ में आकिब जावेद और चेयरमैन पीसीबी। कहा यह जा रहा है कि इख्तियारात की जंग चल रही है और स्पेशली जो दौरा न्यूजीलैंड था उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी थी, वहां पर भी यही चलता रहा कि सिलेक्शन के मामलात काफी डिबेट का हिस्सा बनते रहे। क्या ऐसा है कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन के मामलात इतने पेचीदा हो चुके हैं कि मोहम्मद रिजवान जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, उनके पास इख्तियारात नहीं है, या महज जो नाकामियां हैं उन पर पर्दा डालने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? देखिए लुकमान, पीएसएल के स्टार्ट होने से बिल्कुल पहले और पीएसएल का ये 10th एडिशन है, शायद मोहम्मद रिजवान को लेफ्ट करना चाहिए था इस तरह के क्वेश्चन को। अगर वो इसका जवाब ना भी देते तो शायद ज्यादा रीजनेबल होता, क्योंकि उनकी तमाम तर तवज्जो जब तक अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं होगी, अपनी कैप्टनसी के ऊपर नहीं होगी, तो शायद ये एडेड प्रेशर है जो उनके ऊपर डेवलप होता रहेगा। ऐसा ही हुआ जब एक क्वेश्चन पे उन्होंने कहा कि इख्तियारात की जंग के हवाले से जब उनसे क्वेश्चन किया गया और उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रिप्लाई किया कि मेरा इख्तियार में जो है वो मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन द फैक्ट इज कि जब से उनको कप्तानी दी गई है, अगर तो ये पॉइंट वो उस टाइम रेज करते तो शायद ये ज्यादा रीजनेबल होता। अभी एक ऐसे मोमेंट पे कि जब आप 2 से 3 सीरीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, उसके बाद जब आप न्यूजीलैंड जाते हैं तो वहां पर भी व्हाइट बॉल का जो फॉर्मेट था बुरी तरह वहां पर आपने शिकस्त खाई। तो उसके बाद जब आप इस तरह का कोई आर्गुमेंट सामने रखते हैं, ऑल्दो वो जस्टिफाइड भी हो, तो शायद उसमें वजन उतना नहीं होता जितना शायद टाइमली अगर बात करते तो ज्यादा होता। तो अभी पीएसएल स्टार्ट होने से पहले इस तरह की कंट्रोवर्शियल डिबेट में उनको नहीं पढ़ना चाहिए और शायद अपनी तमाम जो तवज्जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, मुल्तान सुल्तान की कैप्टनसी के ऊपर करनी चाहिए। और जिन मुलाकातों का आपने इंट्रो में भी जिक्र किया और जिस टॉपिक का आपने जिक्र किया, शायद वो पीएसएल के दरमियान पॉसिबल ना हो, वो पीएसएल के बाद में ही होना है। और उनके वजन में उनकी बात तभी ज्यादा आर्गुमेंट के साथ लगेगी जब वो मुल्तान सुल्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही होती, भले ही आप इतने बड़े स्टार हो, जितना मर्जी बड़ा नाम हो, तो आपके आर्गुमेंट में उतना वजन नहीं होता। और उनको भी ये रियलाइजेशन जरूर है कि ये पीएसएल का एडिशन उनके लिए शायद बाकी जितने भी एडिशंस थे उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो कहना है कि मेरे पास इख्तियारात नहीं, आपने चैंपियंस ट्रॉफी को भी कवर किया, देखा, हम सब उस पर बात भी करते रहे, फिर अभी दौरा न्यूजीलैंड को भी देखा, आप समझते हैं कि वाकई में मोहम्मद रिजवान के पास इख्तियारात नहीं है सिलेक्शन के हवाले से? और माजी में क्या सिलेक्शन कमेटी के साथ साथ कैप्टन के पास ऐसे इख्तियारात होते थे? ये जो लड़ाई है इसके नतीजा में पाकिस्तान को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन मोहम्मद रिजवान आखिर फिर चाहते क्या हैं आपके ख्याल में? वो क्या चाहते हैं कि किस तरह का सिस्टम होना चाहिए? देखिए, 2 चीजें हैं लुकमान। ये जो इख्तियारात की जंग है सिलेक्शन कमेटी की, कोई मैनेजमेंट की और कप्तानी की, ये जब से पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है उसके साथ साथ हमने देखा कि हर दौर में ये बातें की जाती हैं। और सेकंडली, मोहम्मद रिजवान के अलावा भी कौन सा कप्तान नहीं होगा जो चाहेगा कि पावर के
बगैर या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के बगैर उसको कप्तानी मिले। तो रिजवान ने भी जो बात की है कि नेशनल टीम का जो कैप्टन है उसके पास एटलीस्ट इतनी अथॉरिटी जरूर होनी चाहिए कि सिलेक्शन कमेटी में उसका एक वैलिड इनपुट हो और प्लेइंग 11 एटलीस्ट वो अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर सके। तो जो आप बात कर रहे हैं वो इस लिहाज से तो जरूर वैलिड है कि मोहम्मद रिजवान को इख्तियारात होने चाहिए, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी के साथ एक बात जरूर कही जाती है कि मोहम्मद रिजवान यस बॉस किस्म के कैप्टन नहीं है। जहां पर उन्होंने आर्गुमेंट करना होता है या अपना नैरेटिव बताना होता है वो जरूर बताते हैं। अगर इस तरह की जिसे कहते हैं कि सेंसलेस और इख्तियार के बगैर उन्होंने कप्तानी ली तो नहीं लेनी चाहिए थी। अब जब लेने के बाद जब टीम की परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है और आपने बहुत सारी ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस की और बहुत सारी सीरीज में भी ओवरसीज में आपने टीम की जो परफॉर्मेंस है व्हाइट बॉल की वो सारी कौम के सामने, ऐसे में शायद उनका आर्गुमेंट ऐसे लग रहा है कि इस बात के पीछे छुपने वाली बात दिखाई दे रही है। उनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो वो उस टाइम ये कप्तानी ना लेते, वो बात करते कि मैं अगर कप्तानी लूंगा कौमी टीम की तो अपने इख्तियारात के साथ लूंगा, प्रॉपर मेरे पास सिलेक्शन कमेटी में भी इख्तियार होना चाहिए कि एटलीस्ट मैं अपना व्यू पॉइंट दे सकूं कि कौन सा प्लेयर और कौन सी टीम मुझे चाहिए। ये दोनों ही अपना मुकदमा चेयरमैन पीसीबी के सामने ये भी रखना चाहते हैं कि हमें टी20 फॉर्मेट से ड्रॉप क्यों किया गया है। तो क्या इनकी टी20 फॉर्मेट में जगह बनती है अबू बकर? देखिए लुकमान, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का प्लेयर्स के साथ मिलना कोई नई बात नहीं। आपने देखा कि जो भी चेयरमैन ऑन एंड ऑफ वो अपने प्लेयर्स के साथ मुलाकातें जरूर करते रहते हैं और डेफिनेटली जिस तरह आपने जिक्र किया पीएसएल के दौरान इस तरह की काफी मोमेंट्स आएंगी जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। और अगर इस मीटिंग को हम इतना ही रखें कि जितना एक नॉर्मल किसी प्लेयर से मिला जाता है या बात की जाती है तो शायद उस तक काफी होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है और ये मैसेज भी ठीक नहीं जाएगा कि बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मिलते हैं और उसके बाद इन दोनों को टी20 की टीम में अगर शामिल कर लिया जाता है तो ये एक नेगेटिव मैसेज जाएगा। शायद एक प्रोसेस चलने देना चाहिए। अगर इन्होंने एक प्रोसेस बनाया कि इन दोनों के बगैर टी20 की टीम बनाई जा सकती है, इन्होंने भेजा न्यूजीलैंड में, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, एक आधी सीरीज और देखें और शायद अगर उसके बाद ये समझते हैं कि नहीं भाई सीनियर प्लेयर्स भी टीम होने चाहिए तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को डेफिनेटली टी20 क्रिकेट टीम का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है अबू बकर, इस पर मजीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद बात करेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग पर बात करेंगे, लेकिन बाबर आजम से मुतल्लिक एक बड़ी खबर है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के हवाले से और इस पर बात करने से पहले बाबर आजम पर बात करना जरूरी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें बाबर आजम भी मौजूद थे, लेकिन ट्रेनिंग सेशन में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बाबर आजम पाकिस्तान के सुपरस्टार वो कुछ इंजरी का शिकार हुए थे और आप अबू बकर से भी जानते हैं कि क्या वो मैच खेलेंगे, जो पहला मैच है उसमें वो टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, दस्तयाब होंगे। इस हवाले से अबू बकर बताइएगा कि जो खबरें आ रही थी स्पेशली बाबर आजम से मुतल्लिक कहा जा रहा था कि वो इंजरी का शिकार हुए हैं, एक वीडियो भी सामने आई, तो क्या इतलात हैं, वो अब दस्तयाब होंगे मैच के लिए? लुकमान, इस टाइम हम पीटी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं और इससे थोड़ी देर कबल हम इस्लामाबाद क्लब के ओवल ग्राउंड में मौजूद थे जहां पे पेशावर ज़ल्मी की प्रैक्टिस जारी थी। और मैं आपको एग्जैक्टली एक्सक्लूसिव बता सकता हूं कि प्रैक्टिस सेशन में बाबर आजम मौजूद थे, उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया प्रैक्टिस में और जिस इंजरी का आप जिक्र कर रहे हैं वो माइनर नौयत की थी और प्रिकॉशन के तौर पर ज़ल्मी की मैनेजमेंट ने यह समझा कि बाबर आजम को थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए और आज जो कि नेक्स्ट डे था उन्होंने प्रॉपर प्रैक्टिस में हिस्सा लिया और आपको बिल्कुल क्लियरली बताया जा सकता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा कि नॉर्मल उनका एटीट्यूड था, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उन्होंने बिहेव किया। कप्तान भी हैं वो पेशावर ज़ल्मी के और वो डेफिनेटली ना सिर्फ खेलेंगे बल्कि लीड करेंगे उसी तरह जिस तरह पिछले एडिशन में उसने ज़ल्मी को किया था। कुछ स्टैट्स हैं वो अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं, कुछ चीज़ें पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी हुई हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग से कितनी प्रॉफिट माजी में होती रही है और पाकिस्तान सुपर लीग को स्पॉन्सरशिप के हवाले से कितनी स्पॉन्सरशिप मिलती है। स्पेशली अगर बात करें तो 2016-18 का जो एडिशन था उसमें पाकिस्तान सुपर लीग को 54.4 करोड़ यानी कि $5.2 बिलियन यानी कि एचबीएल की जानिब से स्पॉन्सरशिप मिली और उसके बाद 2019-21 की अगर बात करें तो 214.8 करोड़ और इसी तरह से अगर हम बात करें 2022-25 सिर्फ एक हम स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे हैं, मेगा स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे हैं जो पूरे टूर्नामेंट को लीड करती है, बाकी अलग से हैं। इसमें 2022-25 में 340 करोड़ है और 22.2 मिलियन यूएस डॉलर बनते हैं ये। और इसी तरह से अगर हम बात करें 2016 की तो इसमें भी ठीक रहा 2.6 यूएस मिलियन। और प्रॉफिट की बात करें तो पीएसएल 8 में जो प्रॉफिट आया वो सबसे ज़्यादा था, ये 2023 में जो पाकिस्तान सुपर लीग थी उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था और इसमें 17.8 यूएस मिलियन डॉलर पाकिस्तान सुपर लीग को में प्रॉफिट हुआ था। लेकिन सबसे अहम चीज़ इसमें यह है कि जो बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि जो पीएसएल की टीमें हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, उनको इसमें से कितने पैसे मिलते हैं, कितना रेवेन्यू मिलता है। तो अगर उनकी बात की जाए तो
70% रेवेन्यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलता है इस इवेंट का, और 30% जो रेवेन्यू है इस टूर्नामेंट से जो जनरेट होता है वो मिलता है फ्रेंचाइजीज को, यानी कि मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी। 70% पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और 30% इन तमाम टीमों को मिलता है, हर टीम को। अब इस पर बात करते हैं अबू बकर से। अबू बकर, जो माजी में एडिशन होते रहे सारे, इसमें आपको वही कलर्स नजर आ रहे हैं, उसी तरह से सब कुछ उससे बेहतर नजर आ रहा है? मुल्तान सुल्तान के जो ओनर है अली तरीन, माजी में अभी कुछ ही दिन पहले कह चुके हैं कि हर बार कहा जाता है कुछ मुख्तलिफ होगा, कुछ नया होगा, कुछ बड़ा होगा, लेकिन मुझे कुछ समझा नहीं पा रहा कि क्या नया होगा, क्या मुख्तलिफ होगा। क्या ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है इस बार, लेकिन कोई मुझे समझा नहीं पाता कि कैसे सबसे बड़ा इवेंट होगा, क्या मुख्तलिफ हो रहा है? कुछ मुख्तलिफ हो रहा है सर? देखिए, लुकमान अली तरीन साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनका पर्सनल ओपिनियन तो जरूर हो सकता है, और शायद मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल पीएसएल के 10th एडिशन स्टार्ट होने से इमीडिएट पहले उनको इस तरह की निजी सोशल मीडिया पे ये बात शायद नहीं करनी चाहिए थी, अगर इसमें कोई रियलिटी फैक्चुअल बात है भी, जो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि बाकी जितने भी ऑनर्स हैं, जितनी भी फ्रेंचाइजीज के, उन्होंने इस चीज को ऑन नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2 ये कि बड़े अरसे से तकरीबन ये लास्ट एडिशन है जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मेन स्पॉन्सरशिप से लेके, इसके अलावा फ्रेंचाइजीज के साथ भी वो खत्म होने जा रही हैं, क्योंकि इसके बाद नए सिरे से नए स्टार्टअप के साथ जो है वो पीएसएल स्टार्ट होगी। और एक जो मुतालबा था फ्रेंचाइजीज का कि एक डिफरेंट एंटिटी होनी चाहिए, एक अलग से कंपनी होनी चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग की, तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने ये फैसला किया है कि अलग से वो कंपनी भी इसको रजिस्टर करेगी, और बिल्कुल एक अलग एंटिटी के तौर पर, सिस्टर कंपनी के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीएसएल को लेकर के चलेगी। जैसा कि आपने नंबर बताया कि 70% जो रेवेन्यू जनरेशन में से जो पार्टनरशिप है वो चली जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो ये खुशाइंद बात है। बहुत अरसे से ये मुतालबा था फ्रेंचाइजीज का, इसको अलग तरीके से अलग सेटअप के तौर पे यूज किया जाना चाहिए, जो कि होने चाह रहा है। और साथ ही आपने कहा कि बाकी किस तरह डिफरेंट है, और अली तरीन साहब ने भी ये बात जिक्र किया कि बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 10वां एडिशन। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ये मेरा चौथा पीएसएल है जो मैं एज ए जर्नलिस्ट इसको कवर कर रहा हूं, तो अभी तक के जो इंतजामात हैं वो बिल्कुल स्पॉट ऑन है, बिल्कुल प्रॉपर लग रहा है कि किसी भी दुनिया में कोई भी जो डिफरेंट लीग्स हैं उनको ये कम्पीट कर सकती है। ओपनिंग सेरेमनी की अगर बात करें तो उसकी तैयारियां भी बिल्कुल अप टू द मार्क नजर आ रही हैं। इससे पहले अगर पब्लिकेशन की बात की जाए या इसी तरह प्रमोशन की बात की जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर का भी एक स्टेटमेंट सामने आई थी कि उसका प्रमोट नहीं किया जा रहा इस दफा ब्रांड को जिस तरह पहले किया जाता था, लेकिन शायद मैं ये समझता हूं कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल की जो प्रमोशन की टीम है उसका इतना फैक्ट नहीं है जितना पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है उसके डिक्लाइन की वजह से भी लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ, और ये बिटर ट्रुथ भी है। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो जो 6 टीमें मौजूद हैं इस बार, आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम जो है वो तगड़ी टीम बन के सामने आई है? यानी कि लास्ट इवेंट्स में वो शायद कमज़ोर हो, लेकिन इस टूर्नामेंट में बहुत तगड़ी टीम बन के आई है। अगर ऐसा है तो वो किस वजह से है? देखिए, इस बारे में बात करने से पहले ये बात जरूर ज़हन में रखनी चाहिए कि 13 मैचेस हैं लास्ट फाइनल और एलिमिनेटर से पहले, उसको अगर मिलाएं लाहौर में, और 11 मैचेस है पिंडी में। और अगर हम स्टैट्स उठा के देखें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के इन दोनों वेन्यूज में जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत अच्छी रही हैं। अब इस्लामाबाद को ये एज भी जरूर होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की होम कंडीशंस हैं, होम वेन्यू है इनका पिंडी, और साथ ही साथ अगर क्राउड की बात की जाए तो वो भी जरूर सपोर्ट करेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमने पिंडी में जब भी मैचेस हुए हमने देखा कि इस्लामाबाद के अलावा अगर जिस टीम को इस्लामाबाद जितना भी अगर ना कहें तो एटलीस्ट उससे थोड़ा अगर क्राउड सपोर्ट करता है तो वो है पेशावर ज़ल्मी। तो ये दो टीम मुझे ऐसे लग रहा है कि ऑन पेपर भी बहुत तगड़ी नजर आ रही है। शादाब खान कैप्टन कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को और बाबर आजम कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी को। तो ऑन पेपर्स तो ऑलमोस्ट सारी टीम्स एक जैसी हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं कि जो टीम के लिए एक एडेड फैसिलिटी के तौर पे काम करते हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के लिए शायद 13 मैचेस लाहौर में से ज्यादा खेलना और यहाँ पर खेलना उनको बेनिफिट जरूर करेगा। अच्छा, वार्नर का पीएसएल का हिस्सा बनना और फिर साथ में कैप्टन बन जाना कराची किंग्स का, ये आप कहीं पर एनालाइज नहीं कर रहे इसको? देखिए, आईपीएल में कप्तानी को ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने देखा। और इसके अलावा वार्नर का जो एटीट्यूड है, बेसिकली वो एक बहुत एग्रेसिव तरीके से बैटिंग करते हैं और वो एग्रेशन उनका कप्तानी में भी हमने देखा आईपीएल में। ये बड़ा ही बोल्ड मूव था कराची किंग्स का कि डेविड वार्नर को उन्होंने कप्तान बनाया, और कप्तान ना सिर्फ बनाया, उनका पहला एडिशन भी था। ये एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर जरूर डेविड वार्नर इस पीएसएल एडिशन में अपना लोहा मनवा सकते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग पे तो कोई शक नहीं कि वो इंतहाई एक्सप्लोसिव लेफ्ट हैंडेड ओपनर के तौर पे हमेशा ऑस्ट्रेलिया के लिए और आईपीएल में और इसके अलावा डिफरेंट लीग्स में उन्होंने परफॉर्मेंस दी। लेकिन
कराची किंग्स के लिए ये बहुत ही अच्छा मोरल बूस्टर होगा, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले शान मसूद कैप्टन तो थे कराची किंग्स की, वो भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, सही। लेकिन शायद बहुत सी बात की जाती है कि वार्नर T20 के फॉर्मेट शायद पाकिस्तान उनको सुपर लीग का हिस्सा बनना और वार्नर को साथ पसंद है। में कैप्टन कराची किंग्स का बनना यकीनन एक फर्क डालेगा इस पूरे टूर्नामेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर बिन तलत हमारे साथ मौजूद किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात पर और साथ में पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि मेगा इवेंट पर, जिसका आगाज कल से हो रहा है और कल फिर मुलाकात होगी, इस मेगा इवेंट पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।